अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 दिया था, उसमें हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन की थी। आज हम उन पे कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs नंबर 1, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है? तो आंसर है नहीं, एक्सेलरेशन चेंज होती रहती है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। नीदर एक्सेलरेशन नॉर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है ना वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट। ठीक है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, नहीं गलत है, तो इसको आगे पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। बी है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये बिल्कुल सही है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी, ये सही है। तो ये ऑप्शन ठीक है, यही हम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब मीन से एक्सट्रीम जाएगी तो क्या होगा? इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, सही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ये भी सही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, यस, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर जैसे बॉडी मीन से एक्सट्रीम जाएगी ना तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, इसीलिए सारे ऑप्शन ठीक हैं, तो ई होगा। उसके बाद क्वेश्चन है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डबल्ड देन इट्स। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो क्या होगा? इट्स पीरियड बिकम्स डबल। तो मैंने टाइम पीरियड बताया था, मैंने कहा था टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड पे। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं आपको एम्पलीट्यूड नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन सही है। इट्स ए पीरियड बिकम्स, सॉरी ये ऑप्शन गलत है, यानी पीरियड सेम रहेगा और ये यहाँ पे कह रहा है डबल है। इट्स टोटल एनर्जी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ये सही है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी उसकी टोटल एनर्जी 1/2 के x0² होती है। अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल किया है तो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डबल करने से टोटल एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो ये ऑप्शन ठीक है। इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ, ये गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड ए देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी या ट्रेवल्ड बाय बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 1 साइकिल। अच्छा, आप देखें, सपोज करें ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ये दूसरी एक्सट्रीम है। अगर बॉडी एक साइकिल कंप्लीट करेगी तो कितना डिस्टेंस करेगी? देखें, पहले मीन से एक्सट्रीम जाएगी तो ए करेगी, फिर एक्सट्रीम से मीन जाएगी तो दूसरा ए, फिर मीन से एक्सट्रीम तीसरा ए, फिर एक्सट्रीम से मीन चौथा ए। इसका मतलब है बॉडी 4A डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि मीन से एक्सट्रीम 1 जाने तक ए, फिर एक्सट्रीम 1 से एम तक जाने के लिए 2A, ये हुई आधी साइकिल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा ए हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा ए हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथा ए हुआ, यानी 4A डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द पीरियड t फाइंड द टाइम टेकन बाय इट फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम। कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आप मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाएंगे तो आपको टाइम जो लगेगा वो कम लगेगा, और वो लगेगा 1/12
टी लगेगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि सिंपल हार्मोनिक मोशन साइनोसाइडल वेव से दिया जाता है। द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन देन इट्स। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करवाएंगे। जनरल इक्वेशन ये थी 2 पाई एफ टी, और आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 3 साइन 1000 पाई टी। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड तो आपका निकल आया 3, यानी ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये तो गलत हो गया। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको कंपेयर करवाएंगे 2 पाई एफ टी और यहाँ पे है 1000 पाई टी। पाई पाई से कैंसिल, टी टी से कैंसिल, एफ होगा 1000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 500। तो 500 एक इसमें है और एक इसमें, तो ये गलत हो गया। अब ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये भी। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड यू नो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.002 आएगा। इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है 0.01 kilogram mass is attached to the spring and placed on horizontal frictionless surface. If 8 Newton force is applied and produces a displacement of 2 centimeter and release, find the period of oscillation. तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 पाई m अपान k, और यहाँ m आपको गिवन है पर k आपको गिवन नहीं है। k आप हुक्स लॉ से फाइंड करेंगे, k इज इक्वल टू एफ अपान एक्स नॉट। फोर्स कितना अप्लाई किया हुआ है 8, डिस्प्लेसमेंट कितना लेकर आए हैं 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मीन्स 0.02, 800 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 400। k का वैल्यू मिल गया है। अब जब k का वैल्यू मिल गया है तो अब आप पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई और m की जगह 0.01 और इसकी जगह 400। अब 2 पाई का वैल्यू 3.14 है, 0.01 का स्क्वायर रूट 0.1 निकलेगा और 400 का 20 निकलेगा। ये 1 होगा, ये 10 होगा, ये इससे फर्दर डिवाइड करेगा तो 0.0314 होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, सी इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये है अ बॉडी परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी है आपके पास 100 मीटर पर सेकंड विद द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपके पास है 2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपने कहा, आप कहेंगे सर आपने कोई टाइम पीरियड और वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं बताया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखें, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए डिमांड क्या है, आपको m अपान k चाहिए रूट में। अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी की एक्सप्रेशन देखेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी की एक्सप्रेशन थी अंडर रूट k अपान m एक्स नॉट। ये चीज़ मिली हुई है, ये मिली हुई है, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 100, k अपान m का वैल्यू हमें चाहिए एक्स नॉट, 2 सेंटीमीटर मीन 0.02। ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा 0.02, सही है। अब हमें चाहिए वैल्यू इसका k अपान m का, तो आप देखेंगे ये ऊपर 2 जीरोज हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट होगा 500, ठीक है। तो 500 वैल्यू आया अंडर रूट k अपान m का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो m अपान के स्क्वायर रूट का वैल्यू होगा 1 अपान स्क्वायर रूट 5000, ठीक है।
अब हम इसको फर्दर जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी सारी इसको स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सा वैल्यू रखेंगे हम, क्योंकि हमें इसका वैल्यू मिल गया है। तो 2 पाई और ये है हमारे पास 5000, 1/5000। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट होगा 2 पाई अपॉन 5000 सेकेंड्स। यहाँ पे 2 ज़ीरो दे दें, कहाँ पे 2 ज़ीरो देने चाहिए, यहाँ पे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी यहाँ से पहले हमने m/k का वैल्यू फाइंड किया है, फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, A body is performing a simple harmonic motion with the maximum acceleration of 2 meter per second square and maximum velocity of 10 meter per second. Find its amplitude. Quite simple. कैसे फाइंड होगा? तो यहाँ देखें, इस न्यूमेरिकल में आपको दिया जा रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड दी एम्पलीट्यूड। मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था, रिलेशन बताया था कि A मैक्सिमम इज इक्वल टू V मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट। तो x नॉट बराबर हो जाएगा V मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय A मैक्स। तो V मैक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो इसका रिजल्ट होगा 50। इसका रिजल्ट होगा 50 मीटर्स x। तो ये थोड़े से ऑप्शन सेट कर दें, ठीक है। एक ऑप्शन को 50 मीटर कर दें, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन where kinetic energy and potential energy becomes numerically equal। तो कल मैंने बताया था वो पॉइंट होती है 0.70 x नॉट, और x नॉट हम कहते हैं एम्पलीट्यूड को। अगर आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड 100 रखेंगे तो ये 70.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करूँगा। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, अ मास इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल इफ 100 जूल। 100 जूल हम वर्क कर रहे हैं, जबकि हम इसको कितना स्ट्रेच कर रहे हैं। सपोज करो ये इसकी मीन पोजीशन है और हमने इसको स्ट्रेच किया है 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर फर्दर स्ट्रेच करें तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखें, जब हमने 100 जूल वर्क किया तो हमने इसमें स्ट्रेच लेके आए हैं 2 सेंटीमीटर। हमें कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्ट्रेच करें। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे, इसका मतलब है टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 3 सेंटीमीटर के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क मींस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितना हम वर्क अगेंस्ट द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी 1 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी थी, जितना हमने वर्क किया था 100 जूल, और हमने इसमें स्ट्रेच कितना लाए थे 2 सेंटीमीटर। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जबकि अब हम इसमें स्ट्रेच ला रहे हैं 3 सेंटीमीटर का। सो बाय द वे 100 मल्टीप्लाइड बाय 9, 4 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी 2, तो ये होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 पोटेंशियल एनर्जी 2। तो इसका मतलब है अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 225 जूल। हमें ये फाइंड करना था
कि हमने जब हम 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे तो वर्क कितना होगा। अब देखें, थोड़ा सा समझें। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लें, सपोज करें अगर आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ से लेकर यानी जामशोरों से लेकर, ठीक है, जामशोरों से ठीक है लेकर नूरियाबाद तक, या आप ऐसे समझें, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमारा खर्चा हो रहा है 50 जूल का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा खर्चा हो रहा है 150 जूल का, तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 से लेकर 3 तक कितना खर्चा होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप करेंगे 150 माइनस, ठीक है, 50 करेंगे। इस तरीके से जब हमने 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो वर्क हमें कितना करना पड़ा? 100 जूल। पर जब हम 3 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ा? तो हमें वर्क करना पड़ा 225। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर फर्दर स्ट्रेच करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हमें वर्क करना पड़ेगा 125 सेंटीमीटर, 125 जूल। तो इसका ऑप्शन होगा ई ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, तो कुछ और भी एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, आप ये 2 क्वेश्चन देख लें जो मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये पास पेपर में भी आया है। 2 ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस 0.5 kg and 1 kg are hanged with 2 springs and produces the extension of 5 cm and 10 cm respectively. Find the ratio of their periods. देखें, अगर जैसे आपने टाइम पीरियड आपने पढ़ा था, टाइम पीरियड का फार्मूला था m/k। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इन दोनों स्प्रिंग का के सेम है। वो आपको पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा मास और एक्सटेंशन के हिसाब से। ये देखें 0.5 kg, ये मास कम था तो देखें एक्सटेंशन भी कम है। मास देखें 1 किलोग्राम है तो एक्सटेंशन इसके डबल है, यानी इन 2 मासेस का जो रेशो है वो 1:2 है और एक्सटेंशन का रेशो भी 1:2 है। इसका मतलब है दोनों स्प्रिंग का के जो है वो सेम है। अगर 2 स्प्रिंग का के सेम होगा तो टाइम पीरियड का जो रेशो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा मासेस से, स्क्वायर रूट ऑफ मासेस से। अब आप यहाँ पे रख सकते हैं, एक का मास है 0.5, दूसरे का मास है 1। 0.5 को हम और क्या कह सकते हैं? 0.5 को अगर हम यहाँ से डेसिमल कैंसिल करेंगे, 0 देंगे तो ये 1/2 होगा, यानी 1/2 होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अ 16 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द पीरियड ऑफ 2 सेकंड। इफ सम एडिशनल मास इज अटैच्ड टू इट्स एंड इट्स पीरियड बिकम्स, ठीक है। अगर हमने इसके साथ इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, इफ सम एडिशनल मास इज अटैच्ड टू इट एंड पीरियड बिकम्स, पीरियड बिकम्स 2.5 सेकंड, ठीक है। और आपसे पूछना क्या चाहता है? पूछना चाहता है आपसे फाइंड द एडिशनल मास। ऑप्शन है 25 kg, 9 kg, 16 kg, 4 kg। अब ये देखें कॉन्सेप्चुअल है। अब आपको पता है हम यही रिलेशन यूज करेंगे, T1/T2। पहले मास था m1 और अब मास क्या है? m1 प्लस डेल्टा m, यानी हमने दूसरा मास उसके ऊपर ऐड किया है। तो पहले टाइम पीरियड था 2 और अब टाइम पीरियड है 2.5। पहले मास रखा था 16 और अब हमने रखा है 16 प्लस डेल्टा m, जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ये डेसिमल कैंसिल होगी, 0 ऊपर जाएगा।
तो 5 का टेबल इस पे 4 टाइम, इस पे 5 टाइम। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये 16/25 होगा और ये 16 प्लस डेल्टा एम होगा। 16 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 25। इसका मतलब है डेल्टा एम बराबर होगा 25 माइनस 16, यानी इसका मतलब है हमने 9 किलोग्राम मास एडिशनल उसमें ऐड किया था। तो इसका ऑप्शन जो है वो भी होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।